साथियों, हम पढ़ रहे हैं बाल मनोविज्ञान में हम पढ़ रहे हैं व्यक्ति के शारीरिक विकास। और शारीरिक विकास के जो प्रमुख आयाम थे उसमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेदनात्मक विकास, सामाजिक विकास वगैरह वगैरह। तो साथियों, हम जो शारीरिक विकास पढ़ रहे हैं, शारीरिक विकास में सबसे पहले हमने पढ़ा था व्यक्ति का वजन, जो जन्म के समय कितना होता है, बाल्यावस्था में कितना हो जाता है, बालिका का कितना होता है, बालक का कितना होता है, उसके बाद में किशोरावस्था में जैसे होता है, शिशुअवस्था प्राप्त करने के बाद में बाल्यावस्था में के बाद में किशोरावस्था में, और कौन जाता है शारीरिक विकास उसका जाता है, जो शारीरिक वृद्धि है वो ऊर्जा के विकास चलता रहता है। ठीक है, विकास और वृद्धि हमने पिछले पढ़ा था कि विकास निरंतर चलता रहता है और जो शारीरिक अभिवृद्धि है वो शारीरिक। जैसे किशोरावस्था खत्म होती है साथियों, लगभग शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, लगभग 20-22 वर्ष तक शारीरिक विकास होता है। बाकी बाद में चलता है नाम का जो शारीरिक वृद्धि होती है वो चलती है कुछ समय के लिए। उसके बाद में हमने पढ़ा था हमारा लंबाई, जो हमारा वजन के बारे में हमने पढ़ा लंबाई। तो एक जन्म के समय शिशु की लंबाई कितनी होती है, नवजात शिशु जब होता है तो उसके बाद में बाल्यावस्था में वो कितनी ग्रोथ करता है, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में उसकी कितनी ग्रोथ होती है, कहां जाकर बालिकाएं बालक से ज्यादा लंबी हो जाती है, या बालिकाओं की जो लंबाई की वृद्धि है वो कब तक होती है, कहां हो जाती है बालिकाओं की लंबाई, और बालक की जो लंबाई है वो कहां जाकर होती है, सबसे ज्यादा किस अवस्था में होती है, इसका अध्ययन हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। उसके बाद में पढ़ा था हमने मस्तिष्क और सिर का गठन और उसके विकास। तो सिर कितना होता है जन्म के समय आपको पता है, मैंने बताया है। तो मस्तिष्क का जन्म के समय कितना वजन होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति, एक मानव का मस्तिष्क का वजन कितना होता है, ये सब मैंने पिछले वीडियो में। उसके बाद में पढ़ा था हमने दांत। तो व्यक्ति के दांत किस अवस्था में उगना शुरू हो जाते हैं और किस अवस्था में उसके दूध के दांत उगना बंद होते हैं, किस अवस्था में उसके दूध के दांत गिरने लग जाते हैं, किस अवस्था में उसके स्नायु हो जाते हैं, दांतों की संख्या कितनी होती है, कुल कितने दांत होते हैं, सबसे बाद में कौन से दांत आते हैं, किस अवस्था में, और जो सबसे बाद में आते हैं उनको क्या कहा जाता है, ये सब हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। उसके बाद में पढ़ा था हमने हड्डियां। एक बचपन में जब नवजात शिशु का विकास गर्भ धारण करता है तब से होता है, एक व्यक्ति का विकास गर्भ धारण करता है तब से विकास चलता है, निरंतर प्रक्रिया है, जिंदगी भर चलती रहेगी, मरेगा तब तक विकास चलता रहेगा। हड्डियों का विकास गर्भ धारण करता है तब से होता है। जन्म के समय कितनी हड्डियां होती है पिछले वीडियो में पढ़ा था। उसके बाद में 206 होती है, 270 जन्म के समय शिशु की हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 270। बाल्यावस्था में कितनी हो जाती है साथियों, 350। और जो ये हड्डियां वो मजबूत होती है, कठोर होती है, जुड़ती है, उस प्रक्रिया को क्या कहा गया है, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हड्डियों में तुमने वो क्या कहा जाता है, तो हस्तीकरण, हस्ती निर्माण या सूत्रीकरण, जो भी मैंने बताया वीडियो में पढ़ा है। उसके बाद में एक किशोर अवस्था में जाने के बाद में हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। उसके बाद में हमने पढ़ा था साथियों पिछले वीडियो में ही कि मांसपेशियां और आपके हड्डी की धड़कन। तो साथियों पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मांसपेशियां जन्म के समय कितनी होती है, उसका वजन कितना होता है, एक स्वस्थ नवजात शिशु में उसके वजन का 23% वजन होता है मांसपेशियों का, फिर 27% हो जाता है 2 वर्ष बाद, 6 वर्ष में 33, 12 वर्ष में 44, किशोरावस्था में उसका वजन
लगभग 16 वर्ष की अवस्था में 44 हो जाता है। तो ये किसने भी बताया जन्म के समय नवजात शिशु में धड़कन कितनी होती है? 140 प्रति मिनट होती है। आपको बताया था, हो सकता है आपने याद नहीं किया हो। एक बार वीडियो को देख कर कम से कम स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जिससे कि आप भूल भी जाए तो उसको देख सकते हैं। अगर वीडियो नहीं चला सकते तो कम से कम स्क्रीनशॉट पे देख सकते हैं। इतना सा मेमोरी इसका। नवजात शिशु जन्म लेता है तो उसकी धड़कन कितनी होती है? 140। महिला अवस्था में होता है 6 वर्ष का होता है, हर दिन धड़कन कितनी हो जाती है? 100 प्रति मिनट। और जैसे 18 वर्ष का होता है, महिला अवस्था क्रॉस करता है, किशोर अवस्था में प्रवेश करता है, उसकी हर दिन धड़कन कितनी हो जाती है? 85। और एक स्वस्थ किशोर लगभग परिपक्व हो जाता है तो व्यक्ति की हृदय की धड़कन 72 बार प्रति मिनट धड़कती है। साथियों, ये हमने अब तक पढ़ा था आपका शारीरिक विकास। इस शारीरिक विकास में हमने वजन पढ़ लिया, आपके दांत पढ़ लिए, हृदय पढ़ लिया, मांसपेशियां पढ़ ली, हड्डियां पढ़ ली, कैसे विकास होता है, किस अवस्था में कितना होता है, आप परिपक्व होते हैं। एक शारीरिक वृद्धि हमने पढ़ ली, ठीक है साथी। अब शारीरिक वृद्धि को प्रभावित करने वाले का आज हम पढ़ रहे हैं, शारीरिक वृद्धि को प्रभावित करने वाले का। तो साथियों, एक शारीरिक वृद्धि या विकास जिसको प्रभावित होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम के कारण शारीरिक वृद्धि और विकास प्रभावित कैसे होता है? मान लीजिए आप आपके माता पिता कमजोर और संतान जो होगी उसमें जितने जेनेटिक हो सकता है कमजोर। एक बुद्धिमान माता पिता के संतान बुद्धिमान होगी। 80% 90% चांस इंटेलिजेंट हो सकता है। आपका क्षेत्र अलग हो, बच्चों का क्षेत्र अलग हो। आप उस बुद्धिमत्ता का प्रयोग, उस माइंड का प्रयोग मान लीजिए मैं शिक्षा में यूज कर रहा, हो सकता है बच्चे किसी और कार्य में इंटेलिजेंट। तो हमें शिक्षा का सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है, ये प्रभाव करती है बाल को वृद्धि और विकास। साथियों, माता पिता का स्वस्थ होना एक व्यक्ति को प्रभावित करता है। अगर कमजोर माता पिता है, हो सकता है विकलांग होता है। विकलांगता कभी कभी आ जाती है आनुवंशिकता के साथ। कोई कुचलाता है तो बच्चे भी हो सकते हैं विकलांग रहते। तो स्वास्थ्य, अगर माता पिता का अच्छा स्वास्थ्य हेल्थफुल है तो बच्चे भी स्वस्थ। दूसरा प्रभाव, तीसरा प्रभाव का, अगर बच्चा का जन्म होता है एक साथ, अगर 2 बच्चे जन्म ले रहे हैं ताकि एक साथ एक मां के गर्भ से 2 बच्चे जन्म ले रहे हैं तो उनका शरीर कमजोर होगा, दौड़ा अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा क्योंकि पोषक तत्व पर्याप्त नहीं मिलते। तो यानी कि एक साथ 2 बच्चों का जन्म होना एक शारीरिक वृद्धि में प्रभावित करता है। चौथा पॉइंट चलते हैं, एक व्यक्ति के जन्म के समय उसकी मां के द्वारा जो पोषण दिया गया है, सही पोषण देना, सही पोषण न करना एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देने की टाइम पे खाना खाना, टाइम पे उठना सोना, दिनचर्या सही रहेगी तो स्वस्थ बच्चों का जन्म। साथियों, एक वृद्धि को शारीरिक वृद्धि को प्रभावित करने वाला तत्व मिल सकता है कि बच्चे और बच्चे का स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। बच्चे की
जो जन्म होता है वो सामान्य तरीके से होना चाहिए, यहाँ की चीजें भी प्रक्रिया से ऑपरेशन की होती है वो नहीं होना चाहिए। स्वच्छ जच्चा बच्चा होना चाहिए। साथियों, बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद में उसकी देखभाल कैसी होनी चाहिए? अच्छी देखभाल होगी, स्वस्थ खान पान मिलेगा, शारीरिक विकास अच्छा होगा। अगर उसकी देखभाल अच्छी नहीं है, उसका खाना पीना अच्छा नहीं है, तो ये सारे तो शरीर को प्रभावित करते हैं। भूखा रहेगा, बच्चे को मां का दूध सही टाइम से नहीं मिलेगा, पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा, ये समस्या होती है। तो ये एक शारीरिक वृद्धि को प्रभावित करने वाले तत्व है जो मैंने कुछ लिख रखे हैं। सबसे पहले वंशांग का, उसके बाद एक साल बच्चे को जाना, गर्भकाल में माता का स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए। बीमार बच्चे भी हो सकता है कुपोषण के शिकार हो जाए। गर्भकाल में माता का खान पान सही होना चाहिए, संतुलित आहार होना चाहिए। बच्चे के जन्म के समय बच्चे की स्थिति, बच्चा किस स्थिति में है, उसका वजन नॉर्मल बच्चे का होना चाहिए, उसका है नहीं है, उसके अंगों का विकास है कि नहीं। तो बच्चे का जन्म के समय स्थिति अच्छी होनी चाहिए। जन्म के समय बच्चे और बच्चे का देखभाल होना चाहिए, अच्छी देखभाल होना चाहिए। अच्छी देखभाल नहीं की तो समस्या हो जाएगी। जन्म के बाद बच्चे की देखभाल भी अच्छी होनी चाहिए। तो साथियों, हमने अब तक पढ़ा व्यक्ति के शारीरिक विकास के बारे में, कुछ शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक आज पढ़े। किस शारीरिक विकास के प्रमुख आयामों में हमने पढ़ा सिर का विकास, मज्जन, लंबाई, दांत विकास, हृदय की धड़कन के बारे में, मांसपेशियों के बारे में, हड्डियों के बारे में जाना हमने, और उसको जो विकास को प्रभावित करने वाले तत्व थे उनको हमने कुछ देखा। आशा करता हूँ शारीरिक विकास आपके समझ में आ गया होगा। कई बार एग्जाम में पूछे जाते क्वेश्चन। कल हम अगर वीडियो जो प्रमुख आयाम के व्यक्ति के विकास के सभ्यवाद विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, जो अपना शारीरिक विकास पूरा हो गया है। ठीक है साहब, अगला कल शारीरिक विकास पढ़ेंगे।